वेलकम स्टूडेंट्स। हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशुतोष शुक्ला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। और सेल में हम क्या बात करेंगे? सेल में इस बार हम इस वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मतलब एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, केवल एक्सरसाइज के ही नहीं, बुक के बीच बीच में भी जो क्वेश्चंस, चैप्टर के बीच बीच में भी जो क्वेश्चंस रहते हैं, वहां उन सारे क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस नहीं देखे जो हमने चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल पे बनाए हैं, 3 वीडियो हमने बनाया है, 3 वीडियो के अंदर हमने पूरा चैप्टर कवर अप कर दिया है। उसको आप जाके देख लीजिए, ताकि जब चैप्टर आप समझे रहेंगे तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन समझने में आपको और भी आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर तब मैं आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो और क्वेश्चंस से। तो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं नोट करूंगा, क्योंकि आप सभी के पास एनसीईआरटी की बुक होगी, वहां पे आप सभी के पास क्वेश्चंस होंगे, तो मैं यहाँ पे केवल आपको क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर्स यहाँ पे नोट डाउन करके आपको लिखवाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो कि बुक में है, पेज नंबर 59 पे है, वहां से हम स्टार्टअप करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? मतलब सेल की डिस्कवरी किसने की और कैसे की? ठीक है, तो फिर किसने की थी सेल की डिस्कवरी? आप लोगों को पता है, पहले पहले लेक्चर में मैंने सभी को बताया है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? तो फिर यहाँ पे आंसर नंबर फर्स्ट किसने की थी? रॉबर्ट हुक in 1665. Robert Hooke in 1665 in a thin slice of cork. कॉर्क के मतलब पेड़ के जो छिलके, बार के जो छिलके होते हैं, उसके सब थिन स्लाइस में, पतले से स्लाइस में इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ मैं आंसर आपको केवल शॉर्ट शॉर्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, मतलब जो जो जितना इंपॉर्टेंट है वही आंसर यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। रॉबर्ट होगा, सॉरी। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। बस सिंपल से इतना आंसर सफिशिएंट है आपके लिए। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाई इज सेल कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? मतलब सेल को हम लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ क्यों कहते हैं? देखो, पहला आंसर नंबर दूसरे की बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल यूनिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? तो ये क्यों कहते हैं? सेल इज द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, सेल क्या है? स्ट्रक्चर की बेसिस है। किसकी बेसिस है? सेल इज द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। सेल बॉडी के स्ट्रक्चर की बेसिस है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, और क्या होता है? कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, and capable of performing all necessary activities of life. All necessary activities of life. ठीक है, अब देखो क्या होता है? सेल इज द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। सेल क्या होता है? बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी बेसिस होती है सेल, इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और फंक्शनल यूनिट क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज अ कैपेबल ऑफ, यहाँ पे ये सी है, कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल नेसेसरी फंक्शंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। बॉडी की जितनी भी जरूरी एक्टिविटीज हैं सबको परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होती है, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ सेल? तो जो CO2 और वाटर जो कैसे सेल के अंदर और बाहर मूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं CO2, तो मूव्स थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, CO2 किसके थ्रू मूव करता है? CO2 मूव करता है डिफ्यूजन को थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू सेल से बाहर, क्योंकि सेल के अंदर CO2 नहीं जाता। सेल के अंदर CO2 कहां जाता है? बॉडी के पार्ट से जाता है, और बाहर कहां जाता है? डिफ्यूजन के थ्रू बाहर जाता है। ठीक, अब देखो क्या बात होती है। CO2 की बात हो गई, क्योंकि सेल अंदर CO2 कहां से पैदा हो गया? CO2 जब सेल ऑक्सीजन लिए रेस्पिरेशन द्वारा, तो फिर उसके बाद वहां से क्या हुआ? CO2
फिर से फूड का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो CO2 बन गया। ये सब आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, जब आप डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पूरा इसकी डिटेल मिलेगी। तो CO2 कैसे आता है सेल के अंदर? डिफ्यूजन के थ्रू। और उसके बाद H2O कैसे आता है? मैंने आपको बताया था H2O के लिए बताया था मैंने आपको हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारा वीडियो जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूव्स थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। H2O किस तरह मूव करता है? H2O मूव करता है ऑस्मोसिस के थ्रू। CO2 किस तरह मूव करते हैं? CO2 डिफ्यूजन के थ्रू एंड H2O ऑस्मोसिस के थ्रू। अब बात करते हैं व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर चौथा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं कि ये सभी चीजों को सेल के अंदर बाहर नहीं आने देती। केवल कुछ सिलेक्टिव चीजें होती हैं, जो नेसेसरी सिलेक्टिव चीजें होती हैं, उन्हीं को सेल के अंदर और उन्हीं को सेल के बाहर आने देती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आंसर नंबर चौथा लिख देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड selective permeable membrane because it allow passage of some selective materials in and out of cell। ओके स्टूडेंट्स, किसके क्या कहते हैं इसको? क्योंकि ये केवल कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही सेल के अंदर और बाहर आने देती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चार आंसर्स हो गए आपके। अब चारों आंसर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बढ़े पांचवें क्वेश्चन की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने चार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, टेबल ये आपकी जैसे बुक में बनी है, सेम टेबल मैंने यहाँ पे बना रखी है। इलिस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो हमें इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस लिखना है। तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है? साइज। साइज इसमें क्या दी हुई? जनरली स्मॉल 1 से 10 माइक्रोमीटर, इसमें दी है जनरली लार्ज 5 से 100 माइक्रोमीटर। ये आपकी बुक में ये क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज लिखा हुआ है। और यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻6 होती है, ये बात। ठीक, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन के बाद आपके पास पूरा गैप है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड। वेल डिफाइंड की जगह पे हम क्या लिखेंगे? पुअरली डिफाइंड एंड न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे एंड नोन एज भी है ना, तो हम डबल एंड एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूक्लियर एंड इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके कारण न्यूक्लियर रीजन वेल पुअरली डिफाइंड होते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के प्रेजेंट के कारण यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सॉरी एब्सेंट के कारण। ठीक है, एंड नोन एज क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोइड। बात खत्म। तो ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट बुक में लिखा हुआ है क्रोमोसोम सिंगल मोर देन 1 क्रोमोसोम। उसका चौथा पॉइंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट। और यहां पे क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और कई चीजें हो गई, वो एब्सेंट होती है। इसमें क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये आपका आंसर नंबर 5 है। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लो, तब हम आगे बढ़े अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्वेश्चन नंबर 5 तक का। अब हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन नंबर 6? कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स we have studied that contain their own genetic material।
तो क्या आप ऐसे दो ऑर्गेनेलिज का नाम बता सकते हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल हो? मैंने आपको पढ़ाया है वीडियोस में, आपने नहीं देखा तो जाके देख के आओ, तो एकदम आंसर आप अपने आप दे दोगे। तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूं। आंसर नंबर 6 क्या क्या है ऐसे दो ऑर्गेनिज? नंबर 1 हो गया आपका प्लास्टिड्स एंड नंबर 2 हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, दोनों ऑर्गेनेलिज हो गए। क्या है? एक प्लास्टिड्स है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन समझिए कि अगर सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेल जिस तरह से बनी हुई है, वह किसी फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस कारण के कारण, किसी या फिजिकल या केमिकल कारण या वजह से क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए, तब क्या होगा? अगर जो उसकी बनावट है, स्ट्रक्चर, वो डिस्ट्रॉय हो जाए तब क्या होगा? तब पता है क्या होगा? तब सेल जो होगी वो फिर से रिवाइव, मतलब जीवित नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि जब जब हल्का सा भी उसका इन्फ्लुएंस गड़बड़ाएगा तो जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे? वो सेल को डाइजेस्ट करना चालू कर देंगे। तो इसका आंसर सिंपल सा क्या होगा? देन द सेल विल नॉट revive because the digestive enzymes of lysosomes begin to digest the cell। तब सेल रिवाइव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो लाइसोसोम्स के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए इसको सुसाइडल बैक ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मैंने पूरा डिटेल इसका बता रखा है, नहीं देखा तो आपने पिछला वीडियो जाके देखो। तो जब अगर सेल के कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से कोई इसका ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, तब क्या होगा? जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे? लाइसोसोम के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है, वो क्या करेंगी? फिर वो सेल को डाइजेस्ट कर डालेंगी, तो सेल फिर से रिवाइव नहीं हो पाएगी, सेल खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाई आर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। अब बताओ लाइसोसोम्स क्यों सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पूरी सेल को खुद को तो डाइजेस्ट कर ही लेते हैं, उसके बाद सेल को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं। अब देखो, अगर सेल में किसी तरह का कोई डैमेज आ जाता है ना, कोई डैमेज आ जाता है तो लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो बस्ट कर जाता है, लाइसोसोम बस्ट हो जाता है। तो लाइसोसोम्स के जो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम्स को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं और उसके साथ साथ किसके? पूरी सेल को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर 8 में आप क्या लिखोगे? व्हेन द सेल बिकम डैमेज, ठीक है, the lysosomes get burst and its strong, it's नहीं यहाँ पे दियर हुआ क्योंकि लाइसोसोम्स प्लूरल में है, एंड दियर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स begin to digest cell, so they are known as suicidal bag of cell। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था? सुसाइड बैग से सुसाइडल बैग, दोनों बात सुसाइड बैग भी बोल, सुसाइड बैग्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बात समझ में आ गई। अगर सेल में कोई भी डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं? बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो उसके अंदर का जो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो क्या करता है? सेल को डाइजेस्ट करना चालू कर देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 थी हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 क्या है? वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन कहां सिंथेसाइज होता है? सिंपल सी बात है भाई, मैंने पिछले वीडियो में कई बार बताया, लगभग हर एक, जब हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ रहे थे तो उसमें इसका जिक्र हुआ। किसके अंदर होता है भाई? राइबोसोम्स के अंदर। आंसर नंबर 9, इनसाइड राइबोसोम्स। ओके, और राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। नोट कर लो, कभी कभी काम आ जाता है।
राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन पैक्ट्रीज भी बोलते हैं। तो ये जितने टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के अलावा, बीच बीच में चैप्टर के जो क्वेश्चन थे 9 क्वेश्चन थे, वो सारे यहाँ पे कवर अप हो गए हैं। तो आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के बीच के क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में, और ये आंसर मैंने यहाँ से पहले नोट डाउन करके रखे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट में ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए और क्या हो जाए, टाइम आपका बचे और बढ़िया से आप समझ सकें। तो फिर पहला क्वेश्चन क्या है? मेक अ कंपेरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। क्या करो? कंपैरिजन करो और ऐसे तरीके लिखो जिसमें जिस तरह से प्लांट सेल एनिमल सेल से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब देखो, इधर एक साइड प्लांट सेल हो गए, दूसरी साइड एनिमल सेल हो गए। सबसे पहला कंपैरिजन, सेल वॉल क्या होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। कंपैरिजन मैं अपने वीडियो लेक्चर में भी करा चुका हूं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो मैं फिर दोबारा करा रहा हूँ, और वहां पे आप देखेंगे तो आपको डायग्राम वाइज एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। दूसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। वैक्यूल इसमें लार्ज होता है, वैक्यूल इसमें स्मॉल होता है। किसमें लार्ज होता है? प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होता है। अबाउट 50 to 90% ऑफ पूरी प्लांट सेल की बॉडी का वैक्यूल में ही रहता है, और इसमें वैक्यूल क्या होता है? छोटा होता है। इसमें प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, फ्रूट्स के, फ्लावर्स के और लीव्स के, और इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट इन साइड, न्यूक्लियस एक साइड में प्रेजेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल का साइज जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियस एक साइड में कॉर्नर में आ जाता है, और इसमें वैक्यूल की साइज ज्यादा बड़ी रहती नहीं, तो प्लांट सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस एक सेंटर में रहता है, कॉर्नर में नहीं रहता। तो बात समझ में आई आप लोगों को? बिल्कुल आ जानी चाहिए। तो ये हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। कौन सा क्वेश्चन था आपका? आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। तो वही जो अभी मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में डिफरेंस कराया, वही सेम आंसर इसका भी होगा। प्रोकैरियोटिक सेल कैसे यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंस होती है। और अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो आप हमारे इस पूरे टॉपिक का पहला वीडियो जाके देखिए, तो उसमें मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन वाइज प्रोकैरियोटिक अलग समझाया, यूकैरियोटिक अलग समझाया, फिर दोनों का डिफरेंस भी आपको बताया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और व्हाट वुड, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। भाई अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाए? रप्चर हो जाए, फट जाए या ब्रेक डाउन मतलब टूट जाए, तब क्या होगा? तो उसके लिए तब पता क्या होगा? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी तो कोई भी सब्सटेंस कहीं से भी सेल के अंदर और बाहर आ जा सकता है, बिल्कुल आ जा सकता है। और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेमी परमेबल कोई मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी, और जब ये सब सारे प्रोसेस ही नहीं होंगे तो सेल्स क्या हो जाएगी? डेड भी हो सकती है, और डेड हो ही जाएगी। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला टॉपिक आंसर इसका, मॉलिक्यूल्स ऑफ सब सब्सटेंसेस विल फ्रीली मूव इन एंड आउट। तो सभी सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो सेल के आसपास रहेंगे, वो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर होते रहेंगे। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन डू नॉट टेक प्लेस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन नहीं होंगे। सेल विल डाई, सेल डाई हो जाएगी। जैसे अगर मान लो हमारी यही स्किन की सेल है, ठीक है, अब अगर मान लो इसमें क्या हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो, स्किन की सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो, हम हाथ में साबुन लगाए, साबुन घुस गया सेल के अंदर, हाथ में मार्कर चला लिए, मार्कर की इंक घुस गई सेल के अंदर। अब बताओ ये सारी चीजें, जब इतनी चीजें चली जाएंगी तो सेल खराब हो जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो इसीलिए सेल क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। तो ये बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? What would happen to the life of cell if there was no Golgi apparatus? अगर गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस ना हो तब सेल की लाइफ कैसे होगी? देखो भाई, गोल्गी अपरेटस मेन क्या करता है? मेन क्या करता है? क्या है वो? पैकिंग एंड डिस्पैचिंग। क्या करता है? पैक करता है और डिस्पैच करता है। किस चीज को पैक और डिस्पैच करता है? ऐसे मटेरियल जो सेल द्वारा सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो जब अगर गोल्गी बॉडी नहीं रहेगी तो पैकिंग और डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल विल बी ब्लॉक्ड। सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा हो, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय सेल विल बी ब्लॉक्ड हो जाएगा। और दूसरा, जब और गोल्गी बॉडीज क्या होता है? सेल्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, तो सेल्स विल नॉट प्रोड्यूस, ठीक है, तो सेल्स भी नहीं प्रोड्यूस होंगी, नई सेल्स, बिकॉज गोल्गी बॉडी हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ सेल। तो ये बात होगी हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। सेकंड की तो मैंने आपको पहले बता दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ओके स्टूडेंट, तो चारों क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लो, तब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट इन सभी का। ओके स्टूडेंट, तो स्क्रीनशॉट आप लोग का कंप्लीट। अब हम बात करते हैं, इसको यहां से इरेज कर दें, अब हम आगे अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो ये बातें यहां पे खत्म। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर हमारे
4 क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई? तो किसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं भाई, बताओ जल्दी से, फटाफट बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट स्टोर्स एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर करती है, एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ सेल। ये क्या करती है? ये एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनर्जी स्टोर करते हैं और क्या करता है, और ये सेल की सभी एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज के लिए एनर्जी भी हमें कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड? ठीक है, तो लिपिड और प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन में कहां सिंथेसाइज्ड होता है? लिपिड और प्रोटीन हमारी इसमें कहां सिंथेसाइज्ड होता है? जिसके पास आउटर में सेल मेम्ब्रेन भी हो, ऐसी कौन सी जगह है जहां लिपिड और प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है? दोनों चीजें कहां सिंथेसाइज होती है? तो सिंपल सी बात है भाई, इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसाइज होता है, और RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। क्योंकि क्या होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? राइबोसोम्स होते हैं उसके सरफेस पे, इसलिए यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? भाई अमीबा अपने फूड को किस तरह से ऑब्टेन करता है? तो मैं यहाँ पे तो नहीं, आप लोग सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने क्लास 10th के वीडियो में इसको डिटेल में बताया है, तो फिर आइए आप लोग को भी एक बार डिटेल दे देता हूँ। अमीबा, देखो भाई, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसके जो फूड लेने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। तो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन अमीबा इज नोन एज इंडोसाइटोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंडोसाइटोसिस। अब देखो भाई क्या होता है, एंड इट टेक्स थ्रू, और किसके द्वारा लेता है? ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही ये अमीबा फूड लेता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। अब देखो होता क्या है, जैसे कि अमीबा की हम बॉडी मान लेना, ये हो गया है अमीबा, यहाँ सेंटर में इसका न्यूक्लियस। जब अगर इसके पास, इसको कहीं अपना कोई फूड दिखा, तो इसकी बॉडी में अचानक हल्का सा चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज होके ये देखो एक दो लेग लाइक स्ट्रक्चर कुछ बन गए, और जो फूड पार्टिकल, जैसे यहाँ पे कोई इसको फूड पार्टिकल दिखा, तो वो फूड पार्टिकल यहाँ पे अंदर इन्होंने कवर कर लिया, और ये जो होते हैं इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे ये लोग, यहाँ पे इसके सेंटर में न्यूक्लियस रह गए। अब देखो ये लोग क्या करेंगे, स्यूडोपोडिया फॉर्म कर लिए, उसके बाद फिर क्या होता है, ये पूरा यहाँ से ब्रेक करके फूड को अंदर ले जाते हैं, और फिर रप्चर मतलब फिर पूरा न्यूट्रिशन कर लेते हैं। किसके फॉर्म में? फॉल्स स्यूडोपोडिया के फॉर्म में। स्यूडोपोडिया एक स्ट्रक्चर इनके बॉडी में फॉर्म हो जाता है, जिससे ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट को, जो भी इनके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो प्रोडक्ट रहता है डाइजेशन का, उसको क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, और किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और उसके बाद फिर एक्सक्रीशन का भी प्रोसेस कैसे होता है इनमें? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, दोनों प्रोसेस इसमें होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट टेक्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे एक और लिख सकते हो, बाय फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया। बाय फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया बना के ये ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है? तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो सिंपल सा है, यहाँ पे डिफरेंशियल इसका लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स from the region of
हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल, किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 5, 6, 7 एंड 8, 8 क्वेश्चन हो गए। अभी 2 क्वेश्चन आप लोग के बाकी हैं, तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, तब हम आगे उन दोनों क्वेश्चंस को भी कवर अप करें। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग का स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक का। अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जो आपकी एक एक्टिविटी है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। देखो, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है सबसे पहले क्या करिए, आप 4 बाउल ले लीजिए। ठीक है, कितने? 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा सब में वाटर रख लीजिए, सब में थोड़ा थोड़ा आपने वाटर रख लिया। फिर क्या कहा गया कि आप 3 बाउल में कच्चे कच्चे आलू डालिए, रॉ पोटैटो, और उसके बाद एक बाउल में क्या करिए, बॉइल्ड पोटैटो, उसको रखिए। और किस तरह रखिए? उसको हल्का ऊपर साइड कप शेप में कट करके रखिए, वाटर के कांटेक्ट में रहे, वाटर में पूरा डूबा हुआ ना रहे, वाटर के बस कांटेक्ट में रहे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया। देखो, ये पूरा वाटर हो गया नीचे लेवल तक, उसके ऊपर हमने कप शेप में चारों में पोटैटो रख दिए, इसमें बॉइल्ड पोटैटो है। फिर क्या कहता है कि पहला वाला जो है उसको एम्प्टी रहने दीजिए, खाली रहने दीजिए। दूसरे वाले में क्या करिए, 1 चम्मच शुगर डाल दीजिए, ये जो कप बनाया है उसमें 1 चम्मच शुगर डाल दीजिए। तीसरे वाले में 1 चम्मच सॉल्ट, नमक डाल दीजिए। अब चौथा वाला जो बॉइल्ड पोटैटो है उसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। अब देखो, फिर कहता क्या है कि पहले इसमें क्या किया कि ये सब चीजें रखने के बाद इसको आप 2 घंटे तक ऐसे छोड़ दीजिए। जब आप 2 घंटे, अगर ये एक्टिविटी आप अपने घर पे ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, सिंपल सी है। तो जब आप इसको 2 घंटे तक छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या होगा, पानी ऊपर आ जाएगा। ऊपर इस जो कप बना रहेगा, इन दोनों में पानी भर जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि भाई बी और सी में पानी क्यों भर जाता है? इसलिए भर जाएगा इसमें, आंसर नंबर इसका पहला इसलिए भरेगा क्योंकि देखो, यहां पे वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे वाटर कंसंट्रेशन कम है, यहां पे ज्यादा है, यहां पे भी कम है। तो फिर ऑस्मोसिस के थ्रू या वाटर यहां से यहां आ जाएगा, और ये जो पोटैटो है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। तो ड्यू टू ऑस्मोसिस एंड पोटैटो एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस की तरह, ऑस्मोसिस प्रोसेस की तरह द्वारा आएगा, और जो पोटैटो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए एक्ट करेगा। अब दूसरा क्या है, व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर एक्सपेरिमेंट, कि भाई पोटैटो, मान लो इन तीनों में तो कुछ एक्टिविटी हो रही है, इसको खाली छोड़ दिया, तो ये इस एक्सपेरिमेंट के लिए नेसेसरी क्यों है? तो सिंपल सी बात भाई ये है कि जब कोई आइडियल कंडीशन नहीं रहेगा तो हम आप कंपेयर किससे करोगे? जब अगर मान लो ये रहे ही ना, तो आप किससे कंपेयर करोगे? भाई इसमें तो पानी आ गया, इसमें भी आ गया, क्या पता खुले आलू में भी आ जाता। लेकिन जब आपने खुला आलू भी रख लिया तो देखा क्या, इसमें पानी नहीं आ रहा है। तो सिंपल सा बात, पोटैटो ए इज केप्ट फॉर कंपेरिजन। ठीक, केवल इसको कंपेरिजन के लिए रखा गया है, कंपेयर करने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है हमारे पास। एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज नॉट गैदर्ड इन होलोड पोर्शन ऑफ ए एंड डी। ठीक भाई, ए और डी के लिए होलोड पोर्शन में वाटर क्यों नहीं गया? तो भाई पहले हम अगर ए की बात करें तो ए में क्या होता है स्टूडेंट्स, ए में कोई ऊपर मटेरियल है? नहीं है, कोई मटेरियल नहीं, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, कहां खाली खाली दिख रहा है, नहीं है ना मटेरियल। तो इसमें क्या है, इसमें जब कोई मटेरियल ही नहीं तो ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे कोई लो कंसंट्रेशन वाला मटेरियल होता है वाटर का, तब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है, लेकिन यहाँ पे कोई लो कंसंट्रेशन का मटेरियल ही नहीं है। और यहाँ पे क्या है, इसकी जो सेल्स हैं वो क्या हो चुकी है, वो डेड हो चुकी है, इसकी सेल्स क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सिंपल सी बात कर लो, तीसरा आंसर लिख दो, इन पोटैटो ए देयर इज नो मटेरियल for osmosis, and in potato D
ऑल सेल्स आर डेड। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद आप यहाँ पे एक लाइन अपने से बना लेना कि इन पोटैटो देयर इज नो मटेरियल फॉर ऑस्मोसिस, सो वाटर इज नॉट कलेक्टेड, एंड इन पोटैटो डी ऑल सेल्स आर डेड, सो वाटर इज नॉट कलेक्टेड इन इट। कुछ अपने से भी काम करो, सब पका पकाया मिल जाए, खा लो इस बॉइल्ड ऑयल की तरह ना, ऑयल नहीं सॉरी बॉइल्ड पोटैटो की तरह। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा अपने से भी फ्रेम कर लेना, आप लोग समझदार बंदे हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, लास्ट क्वेश्चन हमारा। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए किस तरह का सेल डिवीजन चाहिए, एंड विच टाइप ऑफ इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो बॉडी की ग्रोथ और किस रिपेयर के लिए किस तरह का सेल डिवीजन चाहिए और गैमेट के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो ये आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा, और नहीं देखा होगा तो देख लीजिए तो और आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे पूरा डायग्राम वाइज समझाया, यहाँ पे मैं केवल आंसर लिखवाऊंगा। क्या है यहाँ पे, ये आंसर नंबर क्या था, 9 था ना। अब हम बात करते हैं आंसर नंबर 10 के बारे में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर देयर इज माइटोसिस। ठीक है, फॉर गैमेट फॉर्मेशन देयर इज मियोसिस। ठीक, कि ग्रोथ और रिपेयर के लिए किसी जरूरत पड़ेगी, माइटोसिस के लिए, और गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस की। अब कैसी जरूरत पड़ेगी आप भी उस वीडियो में जाके हमारे समझ लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता देता हूँ कि माइटोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन में एक सेल से 4 सेल बनती हैं, और उनमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। और मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल, नहीं सॉरी माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, और मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, डिफरेंट, मतलब हाफ हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर यहाँ पे हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बुक के और एक्सरसाइज के खत्म कर लिए। आपको अगर अभी भी कोई क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है तो बिंदास बिना किसी प्रॉब्लम के आप हमसे कमेंट में पूछ लो, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे हमें ईमेल करो, वेबसाइट पे भी कांटेक्ट करो या हमें ईमेल करो, नहीं तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें जुड़े हो तो वहां पे आप हमें मैसेज करोगे तो हम विद इन 24 आवर आपको आंसर के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सभी लोग इसे देखें और आंसर सबके पास तक पहुंचे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। वीडियो यहाँ पे फिनिश।